हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का प्रैक्टिस सेट एक है ये। इसमें से हम जो प्रैक्टिस करेंगे और हमारे जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, अपर रहेगा। तो इसका इवैल्यूएशन आप खुद ही कर पाएंगे कि इसका जो लेवल है वो सच में कैसा है। एक बात और कि इसमें से आपको व्याख्या भी मिलेगी, तो व्याख्या में फ्रेंड्स आप पाएंगे कि एक जो आपको प्रश्न इसमें से आ रहा है उसके साथ साथ में आपको और कई सारे प्रश्नों के उत्तर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एक बार पूरा देखें, फिर इसके बाद इसका इवैल्यूएशन करें कि सच में हमें इससे कितना फ़ायदा मिल रहा है। और यदि आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो फ्रेंड्स इसमें से आप हम मुझे बताएं ज़रूर कि हाँ, हमें इसमें से कितना फ़ायदा मिला है। तो चलिए देखिए, इसमें से पहला प्रश्न है 15वां भारतीय प्रवासी दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 15वां 2019 में मनाया गया। अब ये कहाँ मनाया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए इसमें से वाराणसी, बड़ोदरा, जयपुर और पुणे। तो ये मनाया गया था वाराणसी में। अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कौन सा है। एक चीज़ और कि अगर हम 2020 की बात करें और ये पूछा जाए कि कौन सा मनाया जाएगा या कौन सा मनाया गया, तो इसमें से देखिए 16वां हो जाएगा ये। अब ये इसमें से हम हर साल मनाते हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन हम बहुत ज़्यादा अटेंड हर साल नहीं करते हैं। जैसे कि 2020 में हमने प्रवासी भारतीय दिवस के लिए बहुत बड़ा फंक्शन अटेंड नहीं किया, लेकिन 19 में हमने किया था और बनारस में इसको हमने मनाया था। प्रवासी भारतीय दिवस है क्या? देखिए, आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे महात्मा गांधी थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। अब दक्षिण अफ्रीका से वो वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत आए, तो इसीलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का हमारा एक एजेंडा ये भी है कि चूंकि भारत के जो लोग बाहर रहते हैं वो वहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा कमा के हमें भारत भेजते हैं, और जिसका हम उपयोग अपने विभिन्न प्रोजेक्ट्स में करते हैं। तो ये जो रेमिटेंस ये लोग भेजते हैं, हुंडियाँ जो भेजते हैं, ये विश्व में सबसे ज़्यादा है। मतलब कि अगर हम ये बात करें कि किस देश के लोग बाहर से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजते हैं, तो वो भी भारत ही है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? ऑप्शन है आपके पास फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़ और मऊ। मतलब ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जिसको अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, ये कहाँ से नहीं गुजरेगा? तो फ्रेंड्स ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। अब ये गुजरेगा कहाँ कहाँ से? देखिए, ये कुल मिला के फ्रेंड्स 9 जिलों से गुजरेगा, ठीक है। अब 9 जिलों में से अगर हम बात करें तो जैसे अपना कौन सा लखनऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, अमेठी है, फैजाबाद है, आजमगढ़ है, मऊ है और बाराबंकी, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर से ये गुजरेगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये बस्ती से नहीं गुजरता है। अगला देखिए, निम्न मंदिरों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और यहाँ पर कूट के हिसाब से उसको मार्क कीजिए, उत्तर दीजिए। पहला देखिए इसमें से मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर, तीसरा है यहाँ पर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और चौथा है सप्त पगोड़ा। और इसी में से देखिए यहाँ पर इसने कूट दे रखे हैं। पहले में दिया है 1 2 4 3, दूसरा है 2 1 3 4, तीसरा है 3 2 1 4, चौथा है 4 3 1 2। तो हमें इस कूट के हिसाब से इसको हल करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका टाइम पीरियड आखिर क्या है। तो सबसे नीचे से देखें फ्रेंड्स, सप्त पगोड़ा। सप्त पगोड़ा बनवाया गया था पल्लो शासकों द्वारा। अब पल्लवों शासक जो थे फ्रेंड्स, जो कि दक्षिण में तमिलनाडु की तरफ थे, ये कह सकते हैं कि जो कावेरी नदी है, कावेरी के ऊपर और पेन्नार नदी के नीचे इनका क्षेत्र था। अब ये जो क्षेत्र था जहाँ पर ये लोग रहते थे फ्रेंड्स, उस क्षेत्र में इन्होंने सप्त पगोड़ा बनवाया था। अब सप्त पगोड़ा जो बनवाया, जिसमें से राजे का नाम था नरसिंह देव प्रथम। तो नरसिंह देव प्रथम ने सप्त पगोड़ा बनवाया। सप्त पगोड़ा में क्या थे कि फ्रेंड्स रथ मंदिर से 7, जिसमें से जैसे भीम का हो गया है ना, और जिसमें से द्रौपदी का हो गया, द्रौपदी का सबसे छोटा था। तो इस प्रकार से इन्होंने सप्त पगोड़ा को बनवाया और इनका जो टाइम पीरियड था वो लगभग 630 से समथिंग था, 630 ईसा। अब इसके बाद देखिए महाबलीपुरम
तो ये महाबलीपुरम और सप्त पगोड़ा ये जगह एक ही है फ्रेंड्स, ठीक है, एक ही जगह ये बनवाए गए हैं। लेकिन इसका काल जो था, ये महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर था, तटीय मंदिर फ्रेंड्स, इसके बाद में बनवाया गया है। ये बनवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, और ये नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, तो ये बाद में बनवाया गया। तो ये लगभग 700 समथिंग से बनवाया गया था। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह से इसको मार्क करने जाएं तो देखिए क्या होगा कि चौथा और तीसरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन कुछ और अभी यहाँ पर हम इनको समझ लेते हैं, इन मंदिरों को भी जानते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो आंसर तो हम कर लिए, लेकिन एक्चुअली हमें सीखना है ना। तो बृहदेश्वर मंदिर को फ्रेंड्स राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और ये चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। चोल राजा जो राज प्रथम था, उसने राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। ये मंदिर जो था वो 1003 के समथिंग, 1003 से 1006 ऐसे लगभग ये बनाया गया था। इसके बाद में चोल राजा द्वारा ही ये गंगईकोंड चोलपुरम बनवाया गया था। तो मतलब कि अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो ये बनवाया गया था, फिर फोर्थ नंबर में ये बनवाया गया था। तो इस प्रकार से इसको आप कोट कर सकते हैं। अगर कभी ये पूछा जाए कि बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, किन राजाओं द्वारा बनवाया गया, तो चोल राजा, और इसमें से राजराजेश्वर द्वारा बनवाया गया। इसी प्रकार से ये गंगई चोलपुरम अगर आ जाए, गंगईकोंड चोलपुरम, तो ये भी चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया है फ्रेंड्स। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो पशुपालन के प्रमाण इनमें से कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन देखिए, और वो भी कहाँ, कब के बताना है हमें, मध्य काल के बताना है ना, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के अवशेष या प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? ऑप्शन है औदे, बोरी, बागोर और लखनिया। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बागोर जगह है फ्रेंड्स, राजस्थान, यहाँ पर ये मतलब राजस्थान में एक्चुअली, तो बागोर में मध्य पाषाण काल में इन जगहों में से पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कहाँ पाए जाते हैं? तो यूपी में फ्रेंड्स अगर हम जाएं, अपना जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, तो प्रतापगढ़ के क्षेत्र में मैदहा, दमदमा और सराय नहर। अब इसमें से ये जो सराय नहर है या मैदहा है, इन क्षेत्रों में भी पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। एक यहाँ पर अभी मैंने नाम बताया था फ्रेंड्स, दमदमा। ये दमदमा में एक ही साथ एक समाधि में 3 लोगों की मतलब समाधि मिली है, एक ही समाधि स्थल पे, तो इसलिए ये दमदमा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए इधर पर, अदीना मस्जिद मांडू, दूसरा है लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, तीसरा दाखिल दरवाजा गोंड, चौथा है 3 दरवाजा और अहमदाबाद। अब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसे हमें मार्क करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, ये अदीना मस्जिद जो है फ्रेंड्स, ये मांडू में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये फ्रेंड्स है पश्चिम बंगाल में, तो इसलिए यही ऑप्शन इसका सही हो जाता है। लेकिन और भी देखें थोड़ा सा, लाल दरवाजा मस्जिद ये कहाँ पे? ये फ्रेंड्स जौनपुर में है। इसके बाद में ये दाखिल दरवाजा गौड़ में, ये गौर कहाँ पे? एक्चुअली ये गौर है, ये गौर, और ये गौर है कहाँ पे? ये फ्रेंड्स है बांग्लादेश के पास में, तो वहाँ पर ये है कौन सा? दाखिल दरवाजा। इसके बाद 3 दरवाजा कहाँ पे? 3 दरवाजा अहमदाबाद में है। तो ये मस्जिद हैं जो कि हमें मिलान करनी थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता नहीं है? ऑप्शन है वाजसनेय, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और काठक। तो इसमें से जो शुक्ल यजुर्वेद है, देखिए यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसका जो संहिता है वो कौन सी है? वाजसनेय है फ्रेंड्स। अब शुक्ल यजुर्वेद में क्या है कि इसमें से पौर्णमास आदि, मतलब कि इसमें से इस तरह की स्तुतियां हैं, या फिर हम कहें कि जो याज्ञिक प्रणालियां हैं, यज्ञ करने की जो प्रणालियां हैं, वो इसमें से शुक्ल यजुर्वेद में पाई जाती हैं। अगला देखिए, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन है खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क। तो हाथी गुम्फा फ्रेंड्स किसके? खारवेल के है, और ये फ्रेंड्स कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में खारवेल
जो राजा था उसने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखाया था। अगला देखिए, निम्न कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए कथन क्या है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और कारण रीजन में दिया है फ्रेंड्स क्या, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। अब इसमें से हमें ये जो कथन और कारक है, तो कथन दिया है क्या कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उसका कारण इन्होंने दिया है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों चीजें सही हैं। कैसे कि तुर्की आक्रमण जब हुए यहाँ पे, तो जैसे गजनबी ही आ गया, उसने इतने सारे आक्रमण कर लिए, तो क्यों उसने मतलब सफलता पाई, क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, उस समय विघटित थे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन जो है वो कारण को क्या कर रहा है कि वेरीफाई कर रहा है। तो कथन चूंकि कारण को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि कथन कारण को वेरीफाई कर रहा है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार से इसमें से अगर आप नीचे जाएंगे, यहाँ कूट में देखेंगे, तो कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, तथा कारण आर कथन ए की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से इसमें ये फ्रेंड्स ए नंबर का सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। आपको बताना है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की, अभिनव भारत की। ऑप्शन देखिए, भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, तीसरा है बरिंद्र कुमार घोष, और चौथा है पुलिन बिहारी। तो देखिए जो ये विनायक दामोदर सावरकर थे, इन्होंने फ्रेंड्स अभिनव भारत की समाज की स्थापना की थी और उसमें इन्होंने काफ़ी काम किया था। इसका जो पहले जो शुरुआती रूप था फ्रेंड्स, इसको मित्र मेला नाम से भी जानते थे। तो जो मित्र मेला पहले जो संगठन बनाया गया था, उसी मित्र मेला को फिर अभिनव भारत में कन्वर्ट कर दिया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है। मरुस्थल और देश, यहाँ पर एक सीरीज में हमें मरुस्थल दिए गए हैं, दूसरे में देश दिए गए हैं, और हमें बताना है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, तकलामकान चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, और गिब्सन ब्राज़ील। देखिए ये जो सोनोरन है ये फ्रेंड्स कहाँ पे है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मतलब ये सही है, लेकिन हमें ढूंढना है कौन सा जो सही नहीं है। तकलामकान फ्रेंड्स चीन में है, ये भी सही है। अगला देखिए, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, लेकिन गिब्सन कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है फ्रेंड्स, ये ब्राज़ील में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो गिब्सन लेकिन है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। आप ये ऑप्शन मतलब दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं इस तरह से, और इनमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला देखिए, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, है ना। अगला देखिए, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, ये भी सही है फ्रेंड्स। जो वैसे भी जो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी होती है, ये परिपक्व मिट्टी होती है पूरी तरह से। और देखिए, काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो अगला देखिए, तो वैसे भी चौथा गलत ही होगा। देखिए क्या है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं फ्रेंड्स, ये काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, और यही अपना ऑप्शन सही होगा। अब काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है, देखिए जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है फ्रेंड्स, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और ये काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासीय मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विद्रोह दिए हैं और दूसरे तरफ उसके वर्ष दिया है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ है। देखिए, संथाल 1855, कोल 1831, खासी 1829 और अहोम 1815। तो फ्रेंड्स इसमें से देखिए, संथाल जो है ये 1855 में हुआ है, ये सही है। कोल 1831 में हुआ है, ये भी सही है। खासी जो है ये
1829 में हुआ है, ये भी सही है। और अहोम जो है फ्रेंड्स ये 1815 में नहीं बल्कि ये भी 1828 के लगभग हुआ है, इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब देखिए जो संथाल विद्रोह था फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह है जो अपना हम कहें कि जो बिहार का क्षेत्र है और जो झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर संथाल विद्रोह संथाल जनजाति के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो कोल विद्रोह है ये भी छोटा नागपुर पठार मतलब झारखंड, तो वहां पर ये कोल विद्रोह किया गया था 1831 में। और खासी विद्रोह, आप जानते हैं फ्रेंड्स कि गारो खासी जयंतिया, ये जो पहाड़ियां हैं ये पहाड़ियां उत्तर पूर्व क्षेत्र में अवस्थित हैं, तो वहीं पर ये खासी लोग जो थे उन्होंने विद्रोह किया था। तो अहोम वाला जो है फ्रेंड्स, देखिए अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, अहोम विद्रोह असम में हुआ था और 1828 के लगभग हुआ था, इसलिए हमारा यही चूंकि गलत था यही ऑप्शन मार्क करना था। अगला देखिए मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। जो मैकमोहन रेखा है वो किसके किसके बीच में सीमा बनाती है, इधर देखिए भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच। तो ये फ्रेंड्स किसके, कौन सा सही है, ए सही है, भारत और चीन के बीच में ये मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऑप्शन है जोग प्रपात, कुंचिकल, राकिम कुंड जलप्रपात, केवती जलप्रपात। तो इसमें देखिए जो कुंचिकल जलप्रपात है फ्रेंड्स ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद अगर हम बात करें ये जोग, तो जोग इसके बाद दूसरे नंबर का है, तो कुंचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला देखिए सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के बीच समुद्री दूरी में कितना अंतर आ गया है, ये हम कह सकते हैं कि कितनी कमी आ गई है फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं कि जो सुएज नहर है फ्रेंड्स वो क्या करती है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अब कमी कितनी आ गई है, ऑप्शन है आपके पास 5000, 7000, 8000, 10000। तो 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। और ये जो सुएज नहर है ये लाल सागर को किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला देखिए वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित है, मतलब किस जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट था उसने ये कहा कि जो वनस्पति है ये जलवायु का सही सूचक है, वनस्पति बताती है कि जलवायु कैसी है वहाँ की। तो ये किसने कहा था, ऑप्शन है आपके पास थार्थ थवेट, कोपेन, ट्रीवार्था स्टैम्प। तो ये कहा था थार्न थवेट ने। अगला देखिए निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास के मैदान अवस्थित हैं। पंपास घास कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन देखिए अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और इक्वाडोर। आई होप आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि ये कहाँ पे पाई जाती है, अर्जेंटीना में पाई जाती है, जो कि हमारा दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वहाँ पर ये अर्जेंटीना देश है। अगर हम उसके थोड़ा सा ऊपर जाते हैं अर्जेंटीना के, जहाँ पे फिर ब्राजील है, तो एक घास का नाम है कैम्पास। ये कैम्पास घास ब्राजील में पाई जाती है। और एक घास है फ्रेंड्स लानोज। ये जो लानोज घास है ना फ्रेंड्स, ये लानोज घास भी दक्षिण यूएसए मतलब हम कहें दक्षिण अमेरिका में ही पाई जाती है, और ये थोड़ा सा उसके ऊपर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो कैम्पास और लानोज ये भी वहीं की घासें हैं फ्रेंड्स। अगर हम बेल्ट की बात करें तो बेल्ट जो अपना अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, उधर पाई जाती है बेल्ट घास। अगला देखिए निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करना है, और नीचे कूट जो दिया है उसके हिसाब से हमें आंसर करना है। यहाँ पर देखिए नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला और पुणे। तो इसमें फ्रेंड्स अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखिए जो कोलकाता का है ये बनाया गया था फ्रेंड्स 1871 में, शिमला का 1905 में बनाया गया था, और पुणे का 1928 में बनाया गया था, और नई दिल्ली का 1944 में बनाया गया था। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया, इधर देखिए यूएनडीपी द्वारा, आईएमएफ द्वारा, यूनिसेफ द्वारा या अंकटाड द्वारा।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, ये मुख्यतः फ्रेंड्स 3 चीज़ों को लेता है। अब 3 चीज़ों में क्या लेता है? ये लेता है कि जन्म के समय में व्यक्ति की औसत आयु क्या है ना, जन्म की समय औसत आयु क्या है। दूसरी बात ये लेता है फ्रेंड्स शिक्षा को। और तीसरी चीज ये लेता है कि व्यक्ति की इनकम क्या होगी, क्रय शक्ति क्या होगी, क्रय शक्ति क्या होगी। तो इस हिसाब से ये क्या करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है जो कि एक रैंक प्रोवाइड करता है प्रत्येक देश के लिए। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और ये 3 चीज़ों को लेता है, जिसमें जन्म के समय उसकी उम्र क्या होगी, इसके बाद में उसकी शिक्षा, और दूसरी चीज़ अगली जो चीज़ लेता है वो लेता है कि उसकी क्रय शक्ति क्या होगी। तो ये 3 चीज़ें लेता है जो कि महत्वपूर्ण हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ऑप्शन है आपके पास मनरेगा, ट्राइसेम, काम के बदले अनाज, कौशल विकास कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो मनरेगा है ये सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक क्षेत्र है। एक बात और कि मनरेगा फ्रेंड्स इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से, ये जो पेंडेमिक है इसकी वजह से अधिकांशतः जो मजदूर हैं वो अपने गांव की ओर चले आए। अब गांव में उनके लिए आखिर रोजगार का क्या साधन है? तो वर्तमान समय में हमारा जो मनरेगा है फ्रेंड्स यही एक जीवन रेखा का काम कर रहा है। अगर ये मनरेगा नहीं है तो बताइए सरकार किस चीज़ को अप्लाई कर देती इतनी जल्दी। तो इसलिए ये मनरेगा इस एग्ज़ाम के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मनरेगा के विषय में थोड़ा अगर हम और गहराई में जानें तो फ्रेंड्स एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बनाया गया था। और इसी के तहत ये पहले देखिए नरेगा था, एक्चुअली ये नरेगा था, इसीलिए मैंने जो बताया क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, ठीक है, नरेगा बनाया गया था फ्रेंड्स। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि इसका नाम बदल के फिर मनरेगा किया गया था, है ना, महात्मा गांधी इसमें आगे जोड़ दिया गया था। तो ये 2005 के इस अधिनियम से बना था। और ये 2006 में आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआती हो गई थी। वहां पर इसको शुरुआती लागू किया गया था फरवरी में, है ना, 2 फरवरी 2006 को इसको लागू कर दिया गया था। तो ये है फ्रेंड्स क्या, मनरेगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के विकास में मतलब केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया। इनमें से बताना है कि कौन सा स्मार्ट सिटी के लिए नहीं चुना गया है। लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर। तो इसमें से देखिए गाजियाबाद नहीं चुना गया है फ्रेंड्स। 11 इधर के वो चुने गए हैं तो यूपी के, तो 11 में से इसको नहीं चुना गया है। लेकिन अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवोम, ऑप्शन देखिए, जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन और फसली भूमि। तो मानव जनित जीवोम कौन सा है? ये है फसली भूमि। अब जीवोम क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पर आपको वनस्पति मिलती हैं या फिर हम कहें कि जीव मिलते हैं, लेकिन ऐसी जो कि मानव के द्वारा बनाई गई हो, तो वो किस फसली भूमि है, क्योंकि फसली भूमि मानव के द्वारा बनाई जाती है। बाकी जल तंत्र है वो तो प्राकृतिक है, वर्षा वन प्राकृतिक है, घास के मैदान भी प्राकृतिक होते हैं, लेकिन फसली भूमि मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन लारेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लारेंज वक्र द्वारा क्या मापते हैं? यहाँ पर देखिए, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर और आय की विषमता। तो आय की विषमता मापते हैं हम लारेंज वक्र से, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे अधिक अवधि तक रह सकता है? ऑप्शन है आपके पास जिराफ, ऊंट, कंगारू और कंगारू चूहा। तो सबसे लंबे समय तक बिना पानी पिए कौन सा जंतु रह सकता है फ्रेंड्स? तो ये रह सकता है कंगारू चूहा। अब कंगारू चूहा फ्रेंड्स पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है USA में। और वहाँ पर ये क्या करता है कि
अपने लिए खाना ये इकट्ठा कर लेता है और आराम से उसी को खाता रहता है। पानी की ज़्यादा इसे आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये क्या करता है कि इसका जो यूरिन होता है, ये यूरिन को भी फ्रेंड्स क्या करता है, रिसाइकिल कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि अब ऊँट है, जैसे ऊँट यूरिन तो पास करता है, मतलब वो मूत्र त्याग करता है, लेकिन मूत्र कम त्याग करता है। अब लेकिन ये क्या करता है कि ये मूत्र त्याग ही नहीं करता है कंगारू, ये क्या करता है कि जो उसका मूत्र बनता है उसके शरीर में, उसको ये रिसाइकिल कर लेता है, और रिसाइकिल करने के बाद पानी को एब्जर्व कर लेता है, और उससे बना हुआ जो अपशिष्ट होता है, बचा हुआ जो अपशिष्ट है, उसको वो ठोस के रूप में बाहर निकालता है। इसलिए इनमें से सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है कौन सा, कंगारू रैट। अगला देखिए, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर बात की जा रही है फ्रेंड नगरीय क्षेत्रों की, तो नगरीय क्षेत्रों में कौन सी समिति, तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति या फिर हासिम समिति। तो फ्रेंड्स हासिम समिति जो बनाई गई थी, बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करना था, तो उनकी पहचान के लिए अगर हम शहरी उसकी बात करें, नगरीय क्षेत्र की, तो हासिम समिति बनाई गई थी। अगला देखिए, डाचीग्राम या डचीगम भी बोलते हैं इसको, डचीगम या डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास कस्तूरी मृग, दूसरा है गोल्डन ओरियोल, तीसरा है येलो थ्रोटेड मार्टन, चौथा है हंगुल या कश्मीरी स्टैग। तो ये जो डचीगम है फ्रेंड्स, ये किससे, ये है फ्रेंड्स हंगुल से संबंधित, हंगुल या फिर कश्मीरी। अब देखिए ये जो डचीगम है, ये जो उद्यान है, ये फ्रेंड्स कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। एक बात और, इसको डचीगम का मतलब होता है 10 गांव, ठीक है, डचीगम का क्या मतलब होता है, 10 गांव। अब 10 गांव क्यों ऐसा, एक्चुअली जो ये जगह क्षेत्र है, जो यहाँ से 10 गांवों को विस्थापित किया गया, 10 गांव जो इधर थे उन्होंने अपने आप को विस्थापित किया, और फिर ये यहाँ पर सुरक्षित हो पाया ये स्थान। तो उन्हीं 10 गांव के विस्थापित होने की वजह से इन्होंने डचीगम इसका नाम रख दिया है। और यहाँ पर जो हंगुल है या इस कश्मीरी स्टैग है, वो फ्रेंड्स यहाँ पे पाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी प्रजाति है कह सकते हैं, और देखने में काफ़ी सुंदर होता है। अगला देखिए, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं 1968, 1972, 1984, 1993। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक्चुअली ये ऑप्शन में से कोई वैसे सही नहीं है, क्योंकि ये 1973 से शुरू की गई थी, है ना। तो ये जो बाघ परियोजना है, बाघ को रिजर्व करने की परियोजना है, ये 1973 से शुरू की गई थी। और वन्य प्राणी संरक्षण जो अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो 1972 से शुरू किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो फ्रेंड्स 1986 में लागू किया गया था। तो इस प्रकार से जो बाघ परियोजना है वो शुरू की गई थी 1973 से। अगला देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता जो दिवस है फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके पास 22 मार्च, 22 मई, 23 जून या 16 अप्रैल। तो यहाँ पर देखिए ये 22 मई को मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि 22 मई का जो 2020 है, ये 2020 है, हालांकि इसको हम एक साथ मिलकर तो नहीं मना पाए क्योंकि कोरोना की वजह से लोग जा नहीं पाए, लेकिन हमने इसको क्या किया कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको हमने मनाया। तो जैव विविधता का इस वर्ष का जो थीम था फ्रेंड्स, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस बार का जो थीम था वो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। क्या था फ्रेंड, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये इस बार का थीम था। मतलब कि हमारा जो हल है वो कहाँ पे है, प्रकृति में ही है। तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर इस बार का 2020 का ये थीम था, जो कि इस परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि जैव विविधता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक और टोपोग्राफी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इडेफिक,
ये मृदा से संबंधित है। अब एडेफिक है क्या? आप जानते हैं कि पीएच वैल्यू होती है एक, ठीक है, पीएच। ये पीएच वैल्यू क्या होती है? ये बताती है किसी चीज का क्षार होना या अम्लीय होना। तो एडेफिक का मतलब होता है कि मिट्टी की पीएच वैल्यू का आकलन करना। तो इसलिए एडेफिक मृदा से संबंधित है। और पीएच वैल्यू जो होती है वो हमें अम्लीय और क्षारीयता का बोध कराती है कि कौन सी चीज अम्लीय है या फिर क्षारीय है। और थोड़ा सा अम्लीय मिट्टी जो होती है वो उत्पादन के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे हम देखिए 7 जो होता है पीएच मान, ये न्यूट्रल होता है। जैसे जो पानी है जो हम पीते हैं शुद्ध पानी, उसका पीएच मान 7 होता है। इससे अगर नीचे जाते हैं तो चीज़ें अम्लीय होने लगती हैं और इससे ज़्यादा में जाते हैं तो क्षारीय होने लगती हैं। तो 6.5 के लगभग जिस मिट्टी का पीएच मान होता है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं आपके पास और यहाँ पर देखिए क्या है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मतलब एक तरफ उद्यान दिए गए हैं, अभ्यारण्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ जगह दी गई है कि वो कहाँ पर है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक ये सही है फ्रेंड्स, ये बांदीपुर कर्नाटक में है। अगला देखिए, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम, हाँ ये मानस असम में है। पेरियार ये केरल में है फ्रेंड्स। लेकिन सिमलीपाल ये मध्य प्रदेश में नहीं है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है? सिमलीपाल, सतकोसिया ये सारे उड़ीसा में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही छांटना था। यहाँ पर देखिए पेरियार आप समझ लीजिए केरल में, पेरियार वहाँ पे नदी भी है, पेरियार बांध भी है, ये सब केरल में ही है ना। मानास है, मानास नाम की भी नदी है असम में, तो ये है। बांदीपुर है जो ये कर्नाटक में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ओजोन की सांद्रता मिलती है, मतलब जो ओजोन है वो कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शन आपके पास दिया है ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो ओजोन है ये स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस नहीं, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर को क्या कहते हैं? समताप मंडल। और समताप मंडल जो है ये हमारा ये 18 से 50, मतलब 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र है जहां समताप मंडल पाया जाता है और इसी में ओजोन परत पाई जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? ये एक जो जेवी नार्लिकर हैं, जो साइंस से जुड़े वैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार निम्न में से किसको विज्ञान नहीं माना जाता है? ऑप्शन है ज्योतिष, खगोलिकी, ब्रह्मांडिकी, नैनो प्रौद्योगिकी। तो फ्रेंड्स इसमें से जो ज्योतिषी है इसको इन्होंने अभी तक साइंस नहीं माना है। अगला देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? अब यहाँ पर देखिए, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, तो वहाँ पर कितने तरह की न्याय की बात की गई है फ्रेंड्स? 3 तरह की न्याय की बात की गई है कि हमें सामाजिक न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए, राजनीतिक न्याय चाहिए। इसका मतलब है कि पहले उसमें से 3 किस्में आ रहा है, आप ये देख लो, तो सीधे सीधे 3 इसमें आ रहा है, आप सीधे सीधे इसको मार्क कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्वतंत्रता में जाएंगे तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि कुछ तरह की हमें स्वतंत्रताएं भी मिली हैं। तो स्वतंत्रताओं में अगर हम जाते हैं तो हमें कई तरह की स्वतंत्रता मिलती है। जैसे कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो हमें ये स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। इसके बाद आप अगर जाएंगे कि समानता, तो समानता भी हमें मिलती हैं। तो समानता हमें 2 तरह की मिलती हैं समानताएं। और अगर भ्रातृत्व, तो भ्रातृत्व 1 तरह का ही होगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन इसका सही होगा। हालांकि आप इसको मार्क कर सकते थे सिर्फ पहला ही ऑप्शन देख के, क्योंकि 3 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं मिलती हैं। अगला देखिए, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? देखिए, जो नीति आयोग है आप जानते हैं कि इसका अध्यक्ष जो है वो तो जो हमारे पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वही होते हैं। लेकिन नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है, तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले थे कौन? अरविंद पनगरिया थे फ्रेंड्स। अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है?
जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली परावैंगनी विकिरण है वो या फिर उसकी अभिक्रिया क्या पैदा करेगी? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और फ्लोराइड्स। तो फ्रेंड्स ये जो परावैंगनी किरणें हैं ये ओजोन पैदा करती हैं। अब देखिए मजे की बात यह है कि परावैंगनी किरणें जमीन में आके मनुष्य को हार्म पहुंचाती हैं और यही किरणें ओजोन को पैदा भी करती हैं जो कि ओजोन को रोकने का काम करता है। मतलब कि परावैंगनी किरणें ओजोन को ही पैदा करती हैं और यही परावैंगनी किरणें रोक ली जाती हैं ओजोन परत के द्वारा। ऐसा आखिर कैसे होता है? तो देखिए जो समताप मंडल है जिसको हमने देखा था ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसको O2 कहते हैं। O2 जो समताप मंडल में पाई जाती है तो वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से O2 O और O में टूट जाती है। फिर इसके बाद में एक ये जो O होता है ये O2 से क्रिया कर जाता है और ये बना लेता है O3, और यही जो O3 है ये सूत्र किसका है? ओजोन का है। तो इस प्रकार से ये ओजोन का निर्माण हो जाता है किसके माध्यम से? परावैंगनी विकिरण के माध्यम से। तो परावैंगनी विकिरण ही ओजोन पैदा करने का कारक है। अगला देखिए, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन है जैकब तथा मोनोड, दूसरा है वाटसन तथा क्रिक, तीसरा है H.G. खुराना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड वाटसन और क्रिक ने दिया था कि जो डीएनए है ये द्विकुंडली है, मतलब इस तरह से डबल हेलिकल इसकी संरचना है। तो इसके बारे में जो सूचना दी थी वो किसने? वाटसन और क्रिक ने दी थी। अगला देखिए, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, औरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें और एक्स किरणें। तो एक्स किरणें फ्रेंड्स इनमें से अधिकतम ऊर्जा वाली होती है और ऊर्जा किस किरण की कितनी ज़्यादा होगी ये डिपेंड करता है कि उसका तरंग दैर्ध्य क्या है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा, तो लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य जिसका कम है उसकी जो तीव्रता है वो ज़्यादा होगी फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे गामा रेज होती फ्रेंड्स तो गामा रेज तो इससे भी ज़्यादा तीव्र होती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है रेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, तीसरा है गोल्डन चावल विटामिन ए, और चौथा है ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस में नहीं, फिर स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है ना, स्ट्रेटोस्फियर। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये गलत है, ये अपना ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर एक चीज और देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन चावल, गोल्डन चावल पीला पीला चावल होता है और इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड करके विटामिन ए डाल दिया गया है ताकि इससे ऑटोमेटिकली चावल खाए आदमी और उसको पोषण मिल जाए, मतलब विटामिन ए की कमी उसकी दूर हो जाए। अगला देखिए, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? ऑप्शन दिया है धान के खेतों से, दीमक की बांबी से, तीसरा है ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं से। तो देखिए जो मीथेन गैस है फ्रेंड्स, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं, और ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और ये धान के खेत से भी निकलती है और ये दीमक की बांबी से। बांबी का मतलब क्या है? उसका जो घर होता है, आपने देखा होगा कि जहाँ दीमक रहती हैं वहां पर वो इस तरह की ऐसी वो संरचनाएं बना लेते हैं, वो है ना, यहाँ से खुला होता है थोड़ा सा, तो ये जो संरचनाएं बना लेती हैं, बांबी बना लेती हैं, तो यहाँ से भी क्या निकलती है? यहाँ से भी निकलती है मार्स या मीथेन गैस। अगला देखिए, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? सरकारिया जो आयोग बना था, सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, 1883 में सरकारिया ये जो आयोग बनाया गया था, इसके अध्यक्ष जो थे वो R.S. सरकारिया थे, है ना, वो जो रिटायर्ड न्यायाधीश थे R.S. सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में बनी थी और ये केंद्र राज्य संबंध के विषय में बनाई गई थी कि केंद्र राज्य के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। मतलब कि अगर भाषा से संबंधित अगर कोई हमें संशोधन करना है तो संसद उसको कैसे संशोधन कर सकती है? पहला ऑप्शन है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा,
दूसरा है 2/3 बहुमत द्वारा, तीसरा है 3/4 बहुमत द्वारा, और चौथा है 1/3 सदस्यों के समर्थन से ये बहुमत द्वारा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, भाषा में अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से क्या कर सकती है, उसको परिवर्तित कर सकती है फ्रेंड्स। तो ये इसका एक राइट है। और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे संविधान का जो भाग 20 है, और भाग 20 में जो फ्रेंड्स 368 अनुच्छेद है, ये संविधान संशोधन का अनुच्छेद है कि इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला देखिए, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। मतलब कि जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली सबसे पहले किस देश ने शुरू की थी। ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, यूके, बेल्जियम, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। तो आप जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी और यहीं से हमने संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया है। तो ये जो प्रणालियां होती हैं, संसदीय है और अध्यक्षात्मक, दो तरह की होती हैं। तो संसदीय प्रणाली को हमने क्या किया है, अडॉप्ट किया है। अगला देखिए, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतलब कि अगर संसद में कोई सांसद नहीं आता है तो वो कितने दिनों तक अगर ना आए तो उसको अयोग्य घोषित कर देते हैं। उसका समय कितना है, ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन, 120 दिन। तो 60 दिन यदि वो नहीं आता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, अर्थात ऑप्शन भी सही है। अगला देखिए, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। मतलब कि जो कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस बनने के बाद में भाई पहले तो इन लोग का ये था कि मतलब एक ऐसी संस्था बन जाए जो अपनी जो कि अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसको बताती रहे तो समस्या ना पैदा हो। ठीक है, इसको अभय द्वीप का सिद्धांत कहते हैं। आगे कभी प्रश्न आएगा तो बात करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें से लेकिन फिर वही जो जिनको बनाने के लिए इन्हीं अंग्रेजों ने प्रोत्साहित किया था शुरुआती कि ये मतलब कांग्रेस बनाई जाए, लेकिन बाद में जो लोग इन्हीं लोगों ने क्या किया कि उसकी भर्त्सना शुरू कर दी क्योंकि उनको इससे खतरा पैदा होने लगा। तो ये किसने कहा था कि जो कांग्रेस है ये अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, डफरिन ने कहा था कि ये अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और कर्जन ने क्या कहा था, कर्जन ने कहा था कि ये तो जो कांग्रेस है ये तो मरने वाली है और मैं चाहता हूं कि मैं शांतिपूर्ण मरते हुए देखूं इसको। अगला देखिए, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ये सुपरसोनिक मिसाइल है फ्रेंड्स, ये जिसका नाम है ब्रह्मोस। तो ये हमने मतलब किसका किसका संयुक्त प्रयास है। ऑप्शन देखिए, भारत रूस, भारत चीन, भारत इजराइल और इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए भारत और रूस के माध्यम से हमने इसको बनाई है। वहाँ की एक नदी है कॉस्मोस, है ना, और यहाँ की एक नदी है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस और इधर की वो बना के दोनों को मिला के हमने बना लिया है। मतलब कि ये जो ब्रह्मोस है ये भारत और रूस का संयुक्त प्रयास है। अगला देखिए, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में से ये जो प्रदेश जो स्थान दिए गए हैं तो इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपके पास कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। अब इसमें से देखिए ये ऑप्शन भी मतलब कूट भी दिया गया है। तो 1 2 3 4, 1 2 2 3 और चौथा है 3 4। तो यहाँ पर देखिए 3 4 को फ्रेंड्स, जिसमें से आलमगीरपुर और हुलास। तो ये आलमगीरपुर और हुलास ये जो दोनों हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं। आलमगीरपुर जो है ये फ्रेंड्स हिंडन नदी के तट पर है, और जो हुलास है, हुलास कहाँ पे है, सहारनपुर पे है। तो ये हुलास सहारनपुर पे है और ये हिंडन नदी मेरठ में मतलब आलमगीरपुर मेरठ के पास में हिंडन नदी है उसके तट पर है। अगला देखिए, निम्न में कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। अब यहाँ पर देखिए दिया है श्रेणी नगरम, नानादेशी, मणिग्राम। तो ये जो संस्थाएं हैं इनमें से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से, यहाँ पर देखिए नानादेशी संस्था फ्रेंड्स ये थी होयसल साम्राज्य की, है ना। इसका आप वीर बल्लाल का नाम सुने होंगे। तो जो वीर बल्लाल था वो होयसल का ही था। तो होयसल जो उस समय थे तो वहीं पर एक नानादेशी संस्था बनाई जाती थी जो कि विदेशी व्यापार को ऑपरेट करती थी। अगला देखिए,
पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। आप जानते हैं कि जो हमारा जो मौर्य काल था, मौर्य काल में बृहद्रथ एक वो रहा था, जिसको मार के पुष्यमित्र शुंग राजा बन गया। अब राजा बन गया तो उसने क्या किए कि उसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो 2 यो अश्वमेध जो यज्ञ किए थे उसने, उसका उल्लेख कहाँ पे आता है यही बताना है। ऑप्शन देखिए, सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, और यहाँ पर फिर हमारे पास ऑप्शन है अयोध्या लेख और हाथी गुम्फा लेख। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अयोध्या लेख में ये बताया गया है कि इसने क्या किया था कि यज्ञ किए थे, और इस जो यज्ञ किया था इनके जो पुरोहित थे फ्रेंड्स यज्ञ में, वो थे कौन? पतंजलि, है ना, जो योग के प्रवर्तक माने जाते हैं पतंजलि, वही इनके उसमें से मतलब पुरोहित थे, इन्होंने ही वो यज्ञ करवाए थे। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए, एक तरफ यहाँ पे स्थान दिया, एक तरफ नेतृत्व। ये है फ्रेंड्स जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति में किसने कहाँ से क्रांति की थी उसी का यहाँ पे दिया गया है। संभलपुर सुरेंद्र शाही, ये सही है, संभलपुर से सुरेंद्र शाही ने किया था। गंजाम राधा कृष्ण दंड सेना, ये भी सही है। कश्मीर गुलाब सिंह, ये भी सही है। लखनऊ लियाकत अली खां, ये फ्रेंड्स गलत है। क्यों? देखिए, लखनऊ से जो वो किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल। तो ये जो बेगम हजरत महल थी, इन्होंने लखनऊ से क्या किया था कि उस क्रांति का मतलब क्रांति को आगे बढ़ाया था, क्रांति किया था। और ये जो लियाकत अली है, ये कहाँ से था फ्रेंड्स? ये था इलाहाबाद से, है ना, जिसको हम प्रयागराज कह रहे हैं। तो ये इलाहाबाद से इन्होंने किया था विद्रोह। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ये क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स। और ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर इससे आपको जानकारियाँ मिली हैं, आपके लिए उपयोगी है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक भी करें। और अगर चैनल में नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम फ्रेंड्स एक एक करके आपको इसी तरह से वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा कर सकेंगे। और फिर फ्रेंड्स मेरा ये प्रयास है कि आपके द्वारा जो ये किया जा रहा महायज्ञ है, उसमें से मेरी एक छोटी सी ये आहूति है फ्रेंड्स। तो आप इसको एंजॉय करिए, और इसमें से जो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत